नमस्कार दोस्तों, मैं राज फिर से आपका स्वागत करता हूँ। आज की हमारी कहानी नहीं है, लेकिन मेरे दादाजी के साथ घटित हुई सच्ची आप बीती हैं, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े ना हो जाए तो बताना। मैं जब भी दादाजी को उस वाक़ये के बारे में पूछता, वो टाल देते थे, मानो वो उस खौफनाक मंजर को याद ही नहीं करना चाहते हो। उनके चेहरे का रंग उड़ने लगता और उनके सिर से पसीने टपकने लगते, मानो वो भयानक मंजर फिर से उनकी आंखों के सामने से गुजर रहा हो। लेकिन मेरे कई बार पूछने पर एक दिन उन्होंने वो डरावना वाक़या मेरे साथ साझा किया। और हाँ, आप भी अपने दादा दादी से सुने हुए उनके किस्सों के बारे में कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए, क्या था वो खौफनाक किस्सा जिसने मेरे दादाजी की हिम्मत को भी हिलाकर रख दिया? आइए अब सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी इस रहस्यमयी और डरावनी कहानी को। मेरा नाम मोहन है। गुजरात के एक छोटे से गांव में रहता हूँ। मैं राजमिस्त्री का काम करता हूँ, यानी मकान और इमारतें बनाने का काम। गांव में जब भी कोई घर या दुकान बनती है तो मुझे और मेरी टोली को ही बुलाया जाता है। कई सालों से यही काम करते आ रहा हूँ और इसी से घर का खर्च चलता है। 1998 की बात है। उस समय मैं सूरत में काम करने के लिए जाता था और वहीं पे रहता था। लेकिन जब काम थोड़ा कम हो जाता तो मैं घर वापस आ जाता। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। काम खत्म करके मैं अपने साथी मजदूरों के साथ बैठा था। रामू, जो कि मेरा गांव का ही था, जो मेरे साथ ही कई सालों से काम कर रहा था, वो बोला, अरे ओ मोहन भाई, आज तो काम जल्दी खत्म हो गया, घर जा रहे हो क्या? मैंने जवाब दिया, हाँ भाई, काम कम है, सोचा घर जाकर कुछ दिन आराम ही कर लूँ। रामू ने कुछ सोचते हुए कहा, अरे ओ मोहन भाई, आज रहने दो, आज अमावस्या की रात है। जंगल से घर लौटते समय थोड़ा ध्यान रखना। लोगों का कहना है कि आज की रात जंगल में कुछ अजीब होता है। रामू की बात सुनकर मैंने थोड़ा ध्यान दिया, लेकिन फिर हंसते हुए कहा, अरे भाई, ये सब कहानियां हैं, मैं हर बार ही उस जंगल से गुजरता हूँ, कभी कुछ नहीं हुआ। फिर भी रामू ने गंभीर होकर कहा, नहीं मोहन भाई, मैं तो कहता हूँ आज की रात को सच में ध्यान में रखना। अमावस्या की रात को जंगल में अजीब घटनाएं होती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने वहाँ पर विचित्र चीज़ें देखी हैं। मजदूरों के बीच इस तरह की बातें चलती रही, लेकिन मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। काम खत्म होते ही मैंने अपने औजार समेटे और घर की ओर निकल पड़ा। उनकी बात तो मैंने हंसी में ले ली, लेकिन मुझे क्या पता था कि अब जो मेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला था जो मुझे पूरी तरह से हिलाकर रख देगा। उस रात जब मैं सूरत से घर लौट रहा था तो मुझे घर पहुंचने में देर हो गई थी। घड़ी में रात के करीब 12 बज चुके थे और मुझे पैदल ही जंगल के रास्ते से गुजरना पड़ा। यह जंगल आम जंगलों जैसा नहीं था। यहाँ हमेशा एक अजीब सी खामोशी रहती थी। जैसे ही मैंने कदम रखा, पेड़ों की सरसराहट ने मेरा मानो स्वागत किया हो। तेज हवा ने जंगल की शाखाओं को झकझोर दिया और पत्तों की फुसफुसाहट कानों में डर की सरगम पैदा कर रही थी। मैं थोड़ा सावधान होकर चलने लगा। कदम रखने पर सूखी पत्तियों की आवाज़ गूंज उठती, मानो जंगल का हर कोना मुझे देख रहा हो। कुछ दूर चलने के बाद अचानक मुझे पेड़ों के बीच कुछ हलचल दिखाई दी। मेरी नज़रें उस ओर गई, लेकिन घना अंधेरा होने की वजह से मैं कुछ साफ नहीं देख पाया। मुझे लगा जंगली जानवर होगा, शायद कोई हिरन या खरगोश। मैंने इसे नज़रअंदाज कर आगे बढ़ने का सोचा, पर दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। कुछ देर बाद मेरे कानों में हल्की सी आवाज़ आई, जैसे कोई मेरे पीछे आ रहा हो। मैंने पलट कर देखा, लेकिन पीछे सिर्फ घना अंधेरा और पेड़ों की सायाएं थी। मुझे मेरी परछाई से भी अब डर लगने लगा था। डर का एक अजीब सा साया मुझ पर हावी होने लगा था। मैंने सोचा शायद मेरा वहम हो रहा होगा और फिर तेजी से आगे बढ़ने लगा। थोड़ी देर चलने के बाद झाड़ियों में कुछ हलचल दिखाई दी। मैंने उस ओर डरते हुए मुड़कर देखा। थोड़ी देर देखने के बाद दो अजीब सी आकृतियां उभर आई और हवा में एक अजीब सी बदबू फैलने लगी। मुझे कुछ अजीब सा लगने लगा, साथ में थोड़ा डर भी। थोड़ा करीब जाने पर लगा शायद वे बकरियां जैसी नजर आई। ये बकरियां कुछ अलग थी। उनकी आंखें अंधेरे में हल्की हल्की चमक रही थी। उन्होंने मुझे देखकर बिना रुके मेरे सामने से चलना शुरू कर दिया।
वे मेरे आगे आगे चल रही थी, लेकिन उनकी चाल में कुछ ऐसा था जो मुझे असहज कर रहा था। उनकी पैरों की ध्वनि जंगल के सन्नाटों में गूंज रही थी और उनके शरीर से हल्की हल्की सर्द हवा निकल रही थी। डर के मारे मैं धीरे धीरे चलने लगा। हर कदम पर मुझे लगता मानो कोई मेरे पीछे है। कई बार मेरे कानों में फुसफुसाहट सुनाई देती, जैसे कोई मेरा नाम पुकार रहा हो। मोहन, ओ मोहन। मैंने कई बार पलट कर देखा, पर पीछे सिर्फ अंधेरा था। पर उस अंधेरे में भी मुझे ऐसा लगता जैसे कोई साया मुझ पर नजर रख रही हो। कुछ देर तक मैं उन बकरियों के पीछे पीछे चलता रहा, लेकिन फिर अचानक उन्होंने रुककर मेरी तरफ देखा। फिर बिना आहट के वे धीरे धीरे अपने पैरों पर मानो खड़ी हो गई। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वो अब बकरियां नहीं लग रही थी, वे मानो औरतें थीं, जिनकी शक्लें बकरी की तरह थी। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उनके होठों पर हल्की हल्की मुस्कान थी, जैसे वे मेरे डर का मजाक उड़ा रही हो। मैंने डर के मारे एक कदम पीछे लिया और तभी मेरे कानों में एक ठंडी सिसकारी सुनाई दी। मोहन, ओ मोहन। मानो कोई मेरे कान के पास आकर फुसफुसा रहा हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था जैसे कोई मेरे बिल्कुल पास खड़ा है, मुझे घूर रहा है। मेरी धड़कनें तेज हो गई और मैं अब उस भयानक जंगल से निकलने के लिए भागने लगा। मैंने जैसे ही उन बकरियों या शायद उन औरतों को देखा, मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। डर ने मुझे पूरी तरह से जकड़ लिया था। मैंने सोच लिया कि मुझे अब यहाँ से भागना चाहिए। मैं जितनी तेजी से भागने की कोशिश करता, उतने ही मेरे पैर भारी हो जाते। ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों में किसी ने जंजीरें बांध दी हो। मैं दौड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे कदम जमीन से चिपक गए थे। हर कदम उठाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था, मानो किसी अदृश्य ताकत ने मुझे पकड़ लिया हो। जैसे जैसे वे बकरियां मेरे नज़दीक आ रही थी, तो मैं चीखना चाहता था, अपनी आवाज़ निकालकर इस डर से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन मेरा गला जैसे बंद हो गया था। कोई शब्द नहीं निकल रहा था। हर कोशिश के बावजूद मेरी आवाज़ घुट कर रह जाती थी। मेरी सांसें तेज हो रही थी, पर चीखने की ताकत जैसे खत्म हो चुकी थी। डर का साया मुझ पर हावी हो चुका था। इस बीच मेरी इकलौती उम्मीद, मेरी टॉर्च अचानक बुझ गई। टॉर्च की हल्की रोशनी भी अब खत्म हो चुकी थी और मैं अब घने अंधेरे में घिर चुका था। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था और उस सन्नाटे में मेरे दिल की धड़कनें गूंज रही थी। मुझे लगने लगा कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। मैं पूरी तरह से फंस चुका था। मुझे अब ऐसा लग रहा था कि वे बकरियां, जो अब औरतों में बदल चुकी थी, मेरे पीछे ही खड़ी थी। वे धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। मैं कई बार पीछे मुड़कर देखता, लेकिन हर बार अंधेरे के अलावा कुछ नहीं दिखता। फिर भी मैं महसूस कर रहा था कि वे मेरे बेहद करीब हैं। उनकी उपस्थिति ने मेरी रीढ़ में ठंडक पैदा कर दी थी। मेरी हिम्मत टूट रही थी और मैं खुद को बिल्कुल अकेला और असहाय महसूस कर रहा था। मैं जितनी बार भी पीछे मुड़कर देखता, हर बार मुझे लगता कि वे बस कुछ ही कदम पर दूर हैं। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और मेरे कदम अब भी जमे हुए थे। मैंने एक बार फिर दौड़ने की कोशिश की, पर मेरे पैर मेरे काबू में ही नहीं थे। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि अब मैं इस भयानक जंगल से नहीं निकल पाऊंगा। अब मैं पूरी ताकत से भाग रहा था, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि वो बकरियां या जो कुछ भी वे थी, मेरे पीछे पीछे आ रही थी। उनकी सरसराती आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी, जैसे वे मेरे बहुत करीब हो। मेरी सांसें तेज हो गई थी, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अचानक जंगल में एक विचित्र बदलाव आया। चारों ओर फैले अंधेरे में पेड़ों की सायाएं हिलने लगी। ऐसा लग रहा था कि वे मेरी ओर झुक रही हैं, जैसे किसी अनजान शक्ति ने उन्हें जिंदा कर दिया हो। ठंडी हवा अब मेरे चेहरे से नहीं, बल्कि मेरे अंदर तक महसूस हो रही थी, जैसे किसी ने मुझे जकड़ लिया हो। तभी मुझे एक और अजीब चीज़ दिखी। कुछ दूरी पर एक हल्की नीली रोशनी जंगल में टिमटिमा रही थी। मैं रुका नहीं, बल्कि और तेज भागने लगा।
पर जितना ही मैं आगे बढ़ता वो रोशनी उतनी ही मेरे पास आती जाती। अब मुझे महसूस होने लगा कि यह कोई आम रोशनी नहीं थी, बल्कि कोई चीज़ थी, कोई जो मेरे साथ खेल रही थी। मेरी हिम्मत टूटने लगी। मैंने अपने चारों ओर देखा, पर अब जंगल भी अजीब हो गया था। रास्ता जो मुझे अच्छी तरह याद था अब पूरी तरह बदल चुका था। मैं उसी जगह वापस आ जाता जहाँ से भागना शुरू किया था। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल मुझे बाहर निकलने ही नहीं दे रहा। थोड़ी देर के लिए मैं वहाँ बैठ गया और कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। लेकिन तभी अचानक वो दो बकरियां फिर से मेरे सामने आ गई, पर अब वे पूरी तरह बदल चुकी थी। उनकी गर्दनें लंबी हो चुकी थी, उनके चेहरे और भी विकृत हो गए थे। उनकी आंखें अब जलती हुई लाल रोशनी जैसी चमक रही थी और उनके होठों से एक धीमी धीमी पर अजीब सी हंसी निकल रही थी। वे मेरे चारों ओर गोल गोल घूमने लगी, जैसे कोई जादुई रस्म पूरी कर रही हो। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को उस डर से निकालने की कोशिश की। तभी पेड़ों के पीछे से एक औरत की परछाई उभरी। वो बेहद लंबी थी, उसकी आंखें अंधेरे में भी चमक रही थी और उसके होंठ हिल रहे थे, मानो वह कुछ बुदबुदा रही हो। अचानक उसकी आवाज़ गूंज उठी। तू यहाँ क्यों आया है? ये सुनते ही मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। वो आवाज़ ठंडी थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो सीधा मेरी रूह तक जा पहुंचा। मेरी ज़ुबान बंद हो गई। मैं कुछ बोलना चाहता था, पर मेरे होंठ सिल गए। तभी हवा और तेज हो गई, पेड़ों की शाखाएं एक दूसरे से टकराने लगी और अचानक जंगल में हजारों फुसफुसाहटें गूंज उठी, जैसे अनगिनत लोग धीरे धीरे कुछ कह रहे हो। अब मैं समझ चुका था कि मैं आज किसी आम जंगल में नहीं था। जिस जंगल को मैं बचपन से जानता था, जिस रास्ते से हर दिन गुजरता था, वो शायद यह जंगल नहीं है। मानो ये कोई शापित जगह थी। कोई या कुछ मेरी परीक्षा ले रहा था, या शायद मेरा अंत करीब था। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को उस भयानक डर से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर अब भी जैसे किसी अदृश्य जंजीर से बंधे हुए थे। मैं जितना संघर्ष करता उतना ही महसूस होता कि कोई अनदेखी शक्ति मुझे अपनी ओर खींच रही है। तभी मेरे ठीक पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी, हल्की लेकिन बिल्कुल साफ। ये कोई आम आवाज़ नहीं थी, बल्कि जैसे कोई नंगे पैर चल रहा हो, पत्तियों को कुचलते हुए बहुत धीरे धीरे। मैंने कांपते हुए धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाई। एक धुंधली सी परछाई मेरे ठीक पीछे खड़ी थी, लंबी, दुबली, और उसके चेहरे का कोई आकार नहीं था। बस दो चमकती हुई आंखें, ठंडी, निर्जीव और शून्य में ताकती हुई। मेरी सांसें अटक गई। मैं कुछ बोलना चाहता था, लेकिन मेरी जुबान जैसे किसी ने जकड़ ली थी। तभी उन दो बकरियां या उन औरतों ने एक अजीब सी हंसी हंसनी शुरू कर दी, धीमी लेकिन डरावनी। वह हंसी हवा में गूंजने लगी, मानो पूरा जंगल उनके साथ मिलकर मेरा मजाक उड़ा रहे हो। उनके होंठ हल्के हल्के हिल रहे थे, लेकिन उनके शब्द साफ नहीं थे, सिर्फ फुसफुसाहट। और वो फुसफुसाहट अब धीरे धीरे मेरे कानों के पास आ रही थी। तू अब नहीं बच सकता। यह सुनते ही मेरे रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। अब मैं अपनी आंखें बंद करने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मैं पूरी तरह जकड़ा हुआ था। तभी अचानक मेरे सामने ज़मीन पर एक परछाई उभरी, मेरी अपनी परछाई, लेकिन वो मेरे जैसी नहीं थी। उस परछाई ने अपनी गर्दन घुमाई और मेरी ही शक्ल में मुझे देखने लगी। अब मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। यह क्या हो रहा था? मैं कौन था? क्या मैं अब भी मैं था या कुछ और? मेरे होठ अपने आप हिलने लगे। मैं कुछ बोलना नहीं चाहता था, लेकिन जैसे मेरे मुंह में खुद कोई और शब्द निकलवा रहा हो। मुझे जंगल छोड़ने दो। मैंने अपनी पूरी ताकत से यह कहा, लेकिन मेरी आवाज़ पहचान में नहीं आ रही थी। वो आवाज़ मेरी नहीं थी, वो किसी और की थी। और उसी समय मेरे सामने खड़ी वो परछाई मुस्कुराने लगी। अब मुझे ऐसा लगने लगा था मानो मुझे हल्की हल्की नींदें आ रही थी, मेरी आंखें बंद हो रही थी। जैसे तैसे मैंने खुद को संभाला और उस भयानक जंगल से निकलने की कोशिश की। मेरे कदम जैसे पत्थर हो गए थे, लेकिन किसी तरह मैं अपने गांव तक पहुंच ही गया। मेरी सांसें तेज हो रही थी
और दिल की धड़कनें इतनी तेज थी कि मुझे लगा शायद मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। गांव के बाहर पहुंचने पर मैंने अपने घर को देखा और राहत की सांस ली, लेकिन वो राहत ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाई। मुझे महसूस हो रहा था कि वे भूतिया बकरियां अभी भी मेरा पीछा कर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि वे मेरे बिल्कुल पीछे खड़ी हैं और हर बार जब मैंने मुड़कर देखा मुझे उनके साए नज़र आते जो फिर से गायब हो जाते। मेरे दिल में डर की लहर और तेज हो गई थी। मैं अपने घर के सामने खड़ा था, लेकिन कुछ भी ठीक महसूस नहीं हो रहा था। मैंने जोर से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन मेरे गले से कोई आवाज़ नहीं निकली। मेरी आवाज़ जैसे पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। मैं अब बार बार अपनी आवाज़ निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार नाकाम रहा। बार बार कोशिशों के बावजूद मैं अपनी आवाज़ निकाल नहीं पा रहा था। तभी अचानक गांव में एक मंदिर में घंटी सुनाई दी। तभी मुझे अचानक अपनी कुलदेवी माँ की याद आ गई। मैं मन ही मन प्रार्थना करने लगा और फिर पूरी ताकत से चिल्लाने की कोशिश की। उस पल मानो कोई चमत्कार हुआ हो। मेरी आवाज़ अचानक लौट आई। मेरे गले से एक जोरदार चीख निकली, पिताजी पिताजी पिताजी, जिसने अंधेरे और खामोशी को चीर दिया। मेरी चीख सुनते ही मेरे पिताजी घर से बाहर दौड़ते हुए आ गए। उन्हें देखते ही जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन बकरियों को हटा दिया। वे बकरियां जो मेरे पीछे थी बिना किसी आहट के अचानक गायब हो गई। ऐसा लगा जैसे वे कभी थी ही नहीं, लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि वे मेरे साथ ही थी और उनका डर अब भी मुझ पर हावी था। मेरे पिताजी ने जब मेरी हालत देखी तो तुरंत समझ गए कि कुछ बहुत गलत हुआ है। उन्होंने मुझे पकड़कर पूछा, क्या क्या हुआ मोहन? तू इतनी देर से क्यों आया? तू इतना डरा हुआ क्यों लग रहा है? मेरी हालत इतनी खराब थी कि मैं कुछ जवाब नहीं दे पाया और मुझे चक्कर आने लगे और मैं ज़मीन पर गिर गया। पिताजी मुझे सहारा देकर अंदर ले गए। मैं पूरी तरह से टूट चुका था और उस रात में बुरी तरह बीमार पड़ गया। इसके बाद कई दिनों तक मुझे होश नहीं आया। गांव के पंडित जी को बुलाया गया और मेरे ऊपर पूजा पाठ करवाया गया। उन्होंने कहा कि यह कोई सामान्य घटना नहीं थी, बल्कि कुछ बुरी शक्तियाँ मुझसे जुड़ गई थी। गांव के एक बाबा से विशेष पूजा करवाई गई, तब जाकर मेरी तबीयत में थोड़ा सा सुधार आया। कई दिनों तक मैं बिस्तर पर पड़ा रहा, लेकिन धीरे धीरे मैं ठीक होने लगा। कई बार मुझे उस खौफनाक रात के सपने आते तो मैं नींद में ही चिल्लाने लगता और फिर मेरी नींद गायब हो जाती। मुझे सामान्य होने में कई महीने सालों लग गए, लेकिन उस घटना के बाद उस जंगल की ओर कभी भी लौटने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। वह रात और वे बकरियां मेरे जीवन की सबसे खौफनाक याद बनकर रह गई। वे बकरियां या कुछ औरतें, जो कुछ भी थी, मुझे पता नहीं वे कौन थी, लेकिन मेरी कुलदेवी की कृपा से ही मैं उस रात अपनी जान बचा पाया था। गांव वालों का कहना था यह सब अमावस की रात का ही असर था। उस रात चांद का कोई अता पता नहीं था और चारों ओर अंधकार का साया फैला हुआ था। ऐसा कहते हैं कि अमावस्या की रात को बुरी शक्तियाँ ज़्यादा सक्रिय होती हैं। शायद इसी वजह से मुझे उन बकरियों का सामना करना पड़ा। मेरे जीवन में ऐसी डरावनी रात फिर कभी नहीं आई। उस दिन के बाद मैंने हमेशा अमावस की रात को विशेष रूप से सतर्क रहने की कसम खा ली। वह रात और जंगल अब सिर्फ एक खौफनाक याद बनकर मेरे साथ हैं, जो मुझे हमेशा सतर्क रहने की सीख देती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे दादाजी की सच्ची कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और आपको कहानी का कौन सा हिस्सा अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।